सुगेत रियासत का पहाड़ी सर्कल के अंतर्गत 16 गढ़ों में 84 गढ़ का बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रहा है। और 84 गढ़ में ही 1857 की आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1862 में यहाँ पर तत्कालीन धुंगल वजीर के विरुद्ध बहुत बड़ा जनाक्रोश शुरू हुआ था, जिसको धूम नाम से जाना जाता था। और उस जनाक्रोश में धुंगल नाम के वजीर को यहाँ पर 12 दिनों तक 84 की जनता ने कैद करके रखा था। 1862 के बाद 1876 में यहाँ पर दोबारा एक बहुत बड़ा जनाक्रोश हुआ। सरकार की कुशासन और उनके तंत्र में जो बहुत सारी भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध यहाँ पर बड़ा जनाक्रोश हुआ और यहाँ के कर्मचारियों को भागने पर मजबूर किया और लोगों ने यहाँ की सत्ता अपने हाथ में ली। 84 का सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि 84 गढ़ में आज 25 और 26 मई में एक बहुत ऐतिहासिक घटना क्षेत्र के लिए है कि यहाँ पर तिवनी महादेव जो पांडवकालीन क्षेत्र के अधिपति हैं, उनका यहाँ पर लगभग 4.5 दशक में आगमन हुआ है और उनके पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारे बीच में यहाँ पर विद्यमान है, हमारे बीच में तिवनी महादेव के प्रतिनिधि गौर किशोरलाल मेहता जी और साथ में सिद्ध, क्योंकि 84 में सिद्ध जो परंपरा है और सिद्ध प्रतिष्ठित है यहाँ पर, और जो गुरु गोरखनाथ की परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनके गुरु ठाकुर साहब और क्या नाम आपका ठाकुर साहब? उदम राम ठाकुर जी। और साथ में हमारे नाग सिद्ध 84 के कारदार और बहुत बड़े संस्कृति के जानकार, उस पूरे 84 क्षेत्र की संस्कृति को विश्व के पटल पर स्थापित करने वाले टीसी ठाकुर जी, आपका आज इस पावन अवसर पर स्वागत है। तो पहले ये इतना बड़ी आपकी यहाँ पर ये पावन क्षेत्र है, क्योंकि पूरे 84 गढ़ के गणपति नाग गणपति जी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये 84 नाग जी का जो ये लघु मंदिर यहाँ बना हुआ है और उनके पृष्ठभाग में सिद्ध जी का मंदिर बना हुआ है, और ये नागों की परंपरा इस क्षेत्र में बहुत प्राचीन रही है। आर्यों के आगमन से पहले ही यहाँ नागों की सत्ता रही है। और आपके इस क्षेत्र में तो ये 84 नाग सिद्ध हैं, शुशनी नाग है और इसके अलावा बहुत सारे नागों के मंदिर यहाँ पर है। तो इन नाग की उत्पत्ति के बारे में एक संक्षेप में, क्योंकि ये यहाँ के अधिपति हैं, और इस पर थोड़ा प्रकाश। जो नाग देवता की जो जन्मस्थली है वो यहाँ से थोड़ा ही नीचे शिगाच नामक जगह पर हुई है, जिसको कि नाग देवता जी की उत्पत्ति स्थल या प्राकृतिक स्थल कहा जाता है। और ये नाग देवता जी यहाँ 7 भाई है, जो कि यहाँ से फिर अलग अलग रूप में इधर उधर चले गए हैं, और जो नाग देवता जी उन्होंने जो यहाँ पे वास कर लिया। नाग देवता जी जैसे कि इस क्षेत्र के गणपति हैं, और आज जो इनका उनकी जो एक पालकी होती है, उसमें तो हमारे सिद्धनाथ जी भी इससे जुड़े हुए हैं। और सिद्धों की जो परंपरा इस हिमालय क्षेत्र में अगर पृष्ठभूमि में देखें हम लोग, तो 10वीं 11वीं शताब्दी में जो 84 सिद्ध की हम बात करते हैं कि भरमौर क्षेत्र में 84 सिद्धों का आगमन हुआ। और भरमौर के बाद सुगेत क्षेत्र में कैसे आगमन हुआ, इस पर भी एक बहुत रोचक ऐतिहासिक घटना है कि 9वीं शताब्दी में जो मूशन बर्मन जो वहाँ का राजा था सिरमौर का, और वो किसी कारण से वहाँ कीरों का आक्रमण हुआ और वो गर्भवती जो उनकी माता थी वो सुगेत में आई, और जो सुगेत के जो राजा थे वीर सेन थे, उन्होंने उनको शरण दी और वहाँ पर जो पंजाणु गांव है वहाँ पर एक जागीर उन्हें दी थी। तो मूशन बर्मन उसके बाद जब वो युवा हुए, उन्होंने चंबा में अपनी रियासत को स्थापित किया। तो उन्हीं के ही काल में वहाँ पर सिद्धों का आगमन हुआ। उनके बाद साहिल बर्मन के काल में जो 10वीं 11वीं शताब्दी का काल है, तो ऐसी संभावना है कि चंबा और सुगेत के संबंध पहले से राजनीतिक रहे। तो संभावना ये है कि जो उस वक्त वो काल जो उस वक्त गोरखनाथ जी का था, उनके 484 सिद्ध थे, उनका इस क्षेत्र में आगमन हुआ। और निसंदेह ये 84 सिद्धों के नाम से 84 सिद्ध का जो है वो विद्वान इस चीज को मानते हैं। तो उधम सिंह ठाकुर जी, आप तो इनके प्रतिनिधि हैं, और यहाँ पर भी मान्यता होगी कि सिद्ध किस तरह से यहाँ पर स्थापित हो। देखो, जो हमने बुजुर्गों से सुना जी, ये जो कुल्लू मानतलाई में तपस्या करता था। जी जी, कुल्लू मानतलाई में तपस्या करता था। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु थे। हाँ, तो गुरु थे। तो यहाँ से जब उसकी 12 साल की भक्ति पूरी हुई, कहते कि तू जो है एक सबसे बड़ा गढ़ ढूंढ कि वहाँ तू अपना वास कर।
तो ये जो सबसे पहले जो देवरी खुड़ी जड़ आया है, ये जो बाहरी सराज में खुड़ी जड़ है। हाँ। जी। तो खुड़ी जड़ उसने इनकार की कि भाई यहाँ बड़ा गढ़ नहीं है जी। वहाँ से जो है उड़ान भर के यहाँ पहुँचाए। जो अंदर आज इसकी शिला भाई झील आया जो पत्थर है, ये भी खुड़ी जड़ से आया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, जो पत्थर है अंदर जो क्या नाम है, ये भी खुड़ी जड़ से आया हुआ है। अच्छा। तो फिर जो है ये नाग राजा जो है इससे पहले का यहाँ, ये तो पहले से। हाँ, कि भाई मुझे यहाँ पर कोई नौकरी दे दे, मैं तेरी शरण में आ जाऊँ। अच्छा। उसके बाद इनका आपस में वार्तालाप हुआ, इसको नौकरी मिली, मतलब चक्कर है एक किस्म का। ये तो चारकूट का ही, ऐसा तो नहीं है कि भाई ये यहाँ का ही है, यहाँ मिली इसको नौकरी। जी। अच्छा। तो यहाँ पर जैसे ये उनकी तपस्या स्थली रही, और हम देख रहे थे अंदर की एक बहुत बड़ी शिला ही है। सिद्ध जी का यहाँ पर जो विग्रह है वो सिर्फ शिला रूप में है ना, पत्थर रूप में है। और यहाँ पर तो इसकी भावना है जी। चिमटा तो मुझे लग रहा है कि सिद्धनाथ परंपरा में, क्योंकि ये हठयोग से जुड़ा हुआ एक मत रहा है, और इस पूरे हिमालय क्षेत्र में इन लोगों ने ये चिमटा इनके जो है धुने के साथ जिनके साथ स्थापित होता है। तो सिद्ध जी का यहाँ पर जो प्रतिष्ठा है, और देखा कि बहुत बड़े बड़े विशाल काय चिमटे यहाँ पर चढ़े हैं, तो लोग किस आस्था के साथ यहाँ पर ये चिमटे चढ़े? ये कोई बीमार हो गया, या कोई फोड़ा हो गया, फिर हो गया, तिल्ला हो गया, कोई कील हो गया पाँव में, कोई ऐसी बीमारियाँ हो जाए, तो इसका ये क्या नाम चिमटा है, तो चिमटा जिसको क्या नाम मानना है तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा। तो मैंने ये सुना है कि चिमटे यहाँ पर जो चढ़ते हैं, अगर बहुत सारा चिमटे यहाँ चढ़ जाएं, उसके बाद जो कोठी नाग की महोट है वहाँ उनको चिमटों को रखा गया है जी। तो इसके अलावा मैंने देखा कि तेमनी महादेव जी के साथ भी सिद्ध जुड़े हुए हैं। तो पूरी में अच्छा, जितने भी यहाँ पर देव हैं, चाहे महादेव हैं चाहे नाग हैं, और उनके साथ ही सकता है। अच्छा। तो सिद्धों का मुझे लग रहा कोई विग्रह तो रथ के साथ नहीं होता है, या चिमटा ही होता है कि कोई उनका मुखौटा होता है, चिमटा ही रहता है। अच्छा। तो बहुत मान्यता है इनकी, जैसे आपने कहा कि सिद्ध परंपरा जो है इस पूरे चवासीगढ़ में है, और साथ में जितने भी यहाँ के देव समुदाय हैं उनके साथ भी इनका संबंध है। तो हमारे साथ तेमनी महादेव जी के प्रतिनिधि श्री किशोरीलाल मेहता जी हैं, और एक बहुत ऐतिहासिक घटना जो लगभग 4 दशक से भी अधिक अंतराल के बाद है। इस घटना को शायद आपकी भी इतनी उम्र है कि भाई कभी बचपन में इस चीज़ को देखा होगा, और जितने यहाँ लोग खड़े हैं शायद उनको एक बहुत ही धुंधली सी स्मृति है। तो ये इस यात्रा का प्रारूप कैसे बना, किस तरह से महादेव की ये एक इच्छा व्यक्त हुई, और इसके बाद ऐसा भी मैंने सुना है कि भाई रथारूढ़ होकर के ये अब अपने नाग जो इनके भांजे हैं उनसे उनने मिलना जो है वो भी शायद पहली घटना ही मानी जा रही है। तो ये किस तरह का संदर्भ है, और ये यात्रा का नाम क्या है, और ये यात्रा जो है पहले से अगर हुई है उसके पीछे क्या एक क्षेत्र की खुशहाली, समृद्धि, संपन्नता का भी कोई ना कोई एक प्रकल्प रहा होगा। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर हेमेंद्र बाली जी का और हितेंद्र शर्मा जी का, जो हमारे बीच ऐसे दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे हैं। तो आभार करना चाहता हूं मैं पूरी चौसी की जनता का, तो जिन्होंने हमारा ये सहयोग दिया। ये सर हमारे लिए बहुत पुरानी बात है, लगभग शायद 44-45 साल पहले तेमनी महादेव जी यहाँ आए थे। तो वो अपने गज वेश में, जो गज होती है, जो उनका चिन्ह होती है, जो चिन्ह होता है, उस वेश में, उसमें जो है उस समय व्यवस्था भी नहीं होती थी, सब चीज़ की कमियाँ होती थी, धन भी नहीं होता था, तो व्यवस्था करना मुश्किल होती थी। तो वो लगभग 45 साल पहले, जो हमने बुजुर्गों से भी सुना है, उससे पहले शायद कितनी बार आया होगा वो हमें कोई मालूम नहीं। तो अभी जो है 3-4 साल पहले से ही देवते ने बोल दिया कि भाई मैंने जो है चूड़ पूजने जाना है जी। इसको चूड़ मतलब ऊंचा स्थान, हाँ जी, जिसको चूड़ कहते हैं। तो शिखा पूजन भी है, एक शिख भी होती है, जैसे मकान होता है उसकी छत लगती है, तो उसमें उसको शिख बोलते हैं। तो ये एक चौसी क्षेत्र की शिख है। तो एक शिख पूजन के लिए कि मैंने वहाँ जाना है।
तो फिर 2-3 साल में कोई ऐसे ही विघ्न विधान बढ़ते रहे। तो इस साल जो है मतलब सभी जनता भी तैयार हो गई कि भाई हाँ ठीक है कि रथ लेके चलो। जो मंदिर के कारदार हैं, कमेटी है, सबके विचार जुड़े कि भाई नहीं, हमने फिर रथ यात्रा ही करनी। तो फिर देवते को पूछा गया कि भाई अब हम कैसे रथ में भी जा सकते हैं या गज में ही। तो देवते ने कहा कि भाई मेरा सूक्ष्म रूप भी वही है और आप रथ में ले जाते हैं तो वो आपका अपना क्या नाम है, अगर आपका शौक है तो वो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो इसलिए जो है मतलब इस शिखा पूजन के लिए आए हैं। और फिर इस नाग देवता से और सिद्ध से बहुत पहले से ही मतलब संबंध है। हमारा आना जाना बर्तनदारी हमारी पहले से ही है, जैसे शायद मंदिर बड़े हैं उसी समय से ही हमारी बर्तनदारी है। तो अब जैसे आज हम शाम को नाग चौसी जी के मंदिर में जाएंगे, तो जो गणपति है इस क्षेत्र के, तो उसके मंदिर में जाएंगे। तो वहाँ पर एक मामा भांजे का आज एक मतलब अनूठा मेल होगा। शायद हमने तो सुना भी नहीं है ना देखा है, तो आज पहली बार ये हमारे सामने होने जा रहा है। जो एक रथ में हाँ जी, रथ, हाँ जी, दोनों देवता रथ पे होंगे। तो नाग भी रथ पे होगा और देवनी महादेव जी भी तो रथ में आई हैं। तो इनका एक अनूठा मेल होगा कि मतलब आज तक हमने इस चीज़ को नहीं देखा। तो मैंने देखा है कि चौवासी का जो ये क्षेत्र है, ये गढ़ है, और गढ़ की तो बहुत सारे यहाँ पर मैं देखा कि दीवार भी मुझे नज़र आई और एक बहुत बड़ी खाई यहाँ खोदी गई। जो हमने पढ़ा है और जो लोगों की मान्यता भी है कि ये खाई कहते हैं का लगभग कम से कम 10-15 फुट तो गहरी होती नहीं होगी। अभी भी उसका प्रारूप लगभग 10 फुट का तो है ही है। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी लगभग इसकी चौड़ाई देखी जाए 15 फुट 20 फुट की चौड़ाई है। कहते पानी से भरी रहती थी और सुरक्षा की दृष्टि से या किसी आक्रमण की स्थिति में या किसी चोरी या डकैती की दृष्टि से, क्योंकि ये खजाना यहाँ पर रहा करता था। और इसका जो ये दक्षिणी भाग है जो बिल्कुल ढलानदार है, कहते एक हमने यहाँ स्थान देखा है, यहाँ से जो मौत की सजा का जो कैदी होता था उसको यहाँ पर बड़ा पत्थर बांध करके यहाँ से गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने कभी ये सुनी है बात कि भी इस संबंध में कि रियासती काल में किस तरह की यहाँ गतिविधियाँ होती रही हैं? रानी कोट यहाँ बिल्कुल सामने है। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि भी राजा का आगमन यहाँ होता था, वजीर का आगमन होता था, इस तरह का डीसी ठाकुर जी कभी ऐसा सुना है? जो सर जो ये चौसीगढ़ का किला बना, ये ऐतिहासिक दृष्टि सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया गया है। अगर हम इतिहास में जाके देखें तो इस किले का निर्माण, जब पांगना किला का निर्माण राजा वीर सेन ने 765 ईस्वी में किया, कहते हैं कि इस किले का निर्माण भी उसी समय हुआ है। तो जो ये खाई बनाई गई है, ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई है। और यह एक दक्षिण भाग में एक स्थान है जहाँ से चोरों को सजा दी जाती थी, उनके पीठ में पत्थर बांध दिया जाता था और उनको फेंक दिया जाता था। और यहाँ सामने एक रानी कोट की धार है, कहते कि यहाँ रानियों का महल हुआ करता था। तो राजा सुंदरनगर से आता था पहले, उसके बाद सुकेत में राजधानी बनी, तो उसके सुकेत से भी यहाँ आगमन होता रहता था समय समय पर राजा का पड़ाव होते थे, पड़ाव होते थे और समय समय में आते रहते थे राजा यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का ये जो मिलन यहाँ पर सिद्धनाथ चौवासी और उनके मामा देवनी महादेव जी के बीच में हुआ, और यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और यहाँ की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत ही बड़ी है। और मैं समझता हूँ कि इतना प्राचीन इतिहास इसका है, सिद्ध परंपरा, शैव परंपरा, शक्त परंपरा यहाँ पर जुड़ी हुई है। मुझे लग रहा है कि ये पर्यटन की दृष्टि से तो ये क्षेत्र उतना विकसित नहीं हुआ। मैं देख रहा था कि यहाँ इतना क्षेत्र हमें नज़र आता है कि शिमला का बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ से नज़र आता है, बाहरी सराज का क्षेत्र नज़र आता है। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि भाई ये एक सांस्कृतिक पर्यटन यहाँ पर बढ़ना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रयास तो होने चाहिए? उसके लिए सर देखो, हम चाहते हैं कि अगर आज के आधुनिक समय की बात की जाए तो ये एक पर्यटन की दृष्टि से नहीं, एक धार्मिक स्थल पर होना चाहिए, ताकि लोग यहाँ घूमने की बजाय दर्शन करने आए। धार्मिक पर्यटन जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यटक आएंगे तो पर्यटक से थोड़ा प्रदूषण की संभावना ज्यादा रहती है और देवास्था कम हो जाती है।
अगर हम इसको पर्यटन की अपेक्षा धार्मिक स्थल बनाए तो लोग ज़्यादा यहाँ पर जैसे नाग देवता जी, सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने दूर दूर से आएंगे। तो हम सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसको जो है धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। तो ये 84 सिद्ध नाग की पावन भूमि चवासी, और आज इस पावन अवसर पर तेजनी महादेव जी का यहाँ पर 4.5 दशक बाद आगमन, बहुत सारे लोग, अपार जनसमूह यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और ये आस्था इसी तरह से बनी रहे और यहाँ की जो सांस्कृतिक प्रतिष्ठा है, गरिमा है, वो इसी तरह से लोगों में जो है एक आस्था के रूप में जो है आने वाली पीढ़ी के बीच में भी इस तरह से विकसित होती रहे। बोलो श्री तेपड़ी महादेव की जय। बोलो श्री गणपति नाग चवासी की जय। बोलो दुर्गा भवानी सर्व कल्याणी की जय।